सक्षम हो। खेती के तरीकों और फसलों में बदलाव करना होगा। नदियों को प्रदूषण और प्लास्टिक बहने से रोकना होगा। उनमें बायोलॉजिकल और केमिकल जाने से रोकना होगा। इसके अलावा समुद्र में टैंकर पलटने से भी जो अभी तक इस तरह के हादसे होते हैं वो रोकने होंगे, क्योंकि कच्चा तेल फैलने से सूर्य की रोशनी समुद्र के अंदर नहीं पहुंच पाती और इससे जो जलीय जीव हैं, वनस्पति हैं, उनके लिए खतरा बढ़ जाता है। तो देश की तटरेखा लगभग 7,500 किलोमीटर तक फैली है। ये जैव विविधता का खजाना और आर्थिक गतिविधि का केंद्र है। हालांकि ये तटीय कटाव की गंभीर चुनौती से फिलहाल जूझ रहा है और समुद्र तट के शरण के मामले में पूर्वी तट पर स्थित चिंता बढ़ा रही है। इस हिस्से में दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र की तुलना में शरण तेजी से हो रहा है। पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी में तो आधे से ज्यादा समुद्र तट शरण की जद में है। यह खुलासा राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट से हुआ है, जिसका जिक्र अभी हमने किया। और अब आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर इसी बीच बताएंगे। MiG-29 MiG-29 का टायर फट गया। आपको बता दें कि गोवा के डेबोलिम एयरपोर्ट की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर नेवी का रूटीन उड़ान के दौरान ये घटना घटी। हालांकि गनीमत रही कि कोई इस घटना में घायल नहीं हुआ है, क्योंकि जब नियमित उड़ान भरने ये विमान जा रहा था, उड़ान भरने के पहले आज जब रनवे पर ये विमान था और उसी दौरान उसका टायर फट गया। मौके पर जो फायर ब्रिगेड की टीम उसको बुला लिया गया, तमाम सुरक्षा टीम को मौके पर बुलाया गया। बाकी जो फ्लाइट्स है उनमें काफी देरी का सामना यहाँ पर करना पड़ा। तस्वीरें भी निकलकर सामने आई, लेकिन गनीमत ये रही कि जब नियमित उड़ान पर जा रहा था उसी के पहले ही ये टायर फट गया। बड़ा कोई हादसा नहीं हुआ। मंगलवार की दोपहर की घटना है, जब विमान नियमित उड़ान भरने जा रहा था तभी उसका टायर फट गया। अधिकारियों ने बताया कि टायर फटने के कारण MiG-29 टैक्सी वे पर ही उसको रोक दिया गया और इसके बाद एयरपोर्ट के रनवे को शाम 4 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया। वहां से फ्लाइट्स का परिचालन नहीं हो सका, जिससे यात्रियों की कई उड़ानें भी प्रभावित हुई। यात्रियों को थोड़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। दरअसल जैसे ही टायर फटा उसके बाद फायर ब्रिगेड अन्य सेवाओं को मौके पर बुलाया गया। आपको यह भी बता दें कि दक्षिण गोवा जिले में स्थित डाबोलिम एयरपोर्ट नौसेना बेस INS का हंसा का हिस्सा है। उसका इस्तेमाल नौसेना के विमानों के द्वारा आए दिन किया जाता है और उस दौरान ये घटना घटी जब रूटीन उड़ान के लिए ये विमान यहां से निकल रहा था। लेकिन राहत की बात यह है कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं, बात उत्तर प्रदेश के करेंगे। उमेश पाल हत्याकांड में कार्रवाई की गई है। गुड्डू मुस्लिम के घर की कुर्की होगी। 5 लाख का इनामी बदमाश है गुड्डू मुस्लिम और तेजी के साथ यहां पर कार्रवाई की जा रही है। तो 5 लाख का इनामी बदमाश गुड्डू मुस्लिम की जो घर है उसको कुर्क किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड आपको याद होगा। तेजी के साथ यहां पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और अब खबर यह है कि जो गुड्डू मुस्लिम है उसके घर की कुर्की की जाएगी। और देखिए, उमेश पाल हत्याकांड से संबंधित खबर आपको बता रहे हैं। चाहे शाइस्ता परवीन हो या फिर गुड्डू मुस्लिम हो, दोनों के ऊपर इनाम घोषित किया हुआ है और इस बीच यूपी STF हुई या फिर तमाम जो सुरक्षा बल हुए फिलहाल इन आरोपियों को ढूंढने के लिए लगातार प्रयास करें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई खबर की। PM मोदी ने सऊदी अरब के प्रिंस के साथ में बातचीत करी। अभी हमने आपको खबर भी बताई थी। लाल सागर क्षेत्र में तनाव के बीच में ये चर्चा हुई है। समुद्री सुरक्षा बनाए रखने की जरूरत के ऊपर जोर दिया गया है और पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति के ऊपर, यानी कि आतंकवाद के ऊपर, जो वॉर हो रही है उसके ऊपर, हिंसा के ऊपर चिंता जताई गई है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट भी आप देख रहे हैं और ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आप देख रहे हैं कि कॉन्वर्सेशन क्राउन प्रिंस के साथ में उनकी हुई है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि हेल्ड अ गुड कॉन्वर्सेशन विद माय ब्रदर। क्राउन प्रिंस के लिए ब्रदर शब्द का यहां पर इस्तेमाल PM के द्वारा किया गया है और लिखा है कि मोहम्मद बिन सलमान के साथ में उनकी बातचीत हुई है। फ्यूचर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर इस बातचीत में जोर दिया गया है कि भविष्य में किस तरीके से दोनों देश यहां पर फोकस करने वाले हैं। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं। यूक्रेन के हमले में रूसी ड्रोन वाहक को तबाह हो गया। रूस ने अब तक की देखिए अगर बात करते हो 3 जहाज गंवाए हैं। क्रीमिया में रूसी नौसैनिक बेस पर निशाना। पुतिन को बड़ा झटका। सेना में भर्ती की उम्र यूक्रेन घटा रहा है। तो आप लगातार देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध लगातार जारी है। इस बीच यूक्रेन के हमले में रूसी ड्रोन वाहक को तबाह हुआ। सेना में भर्ती की उम्र घटा रहा है यूक्रेन। मतलब अब और कम उम्र में भर्तियां लेनी शुरू कर दी हैं, क्योंकि आप लगातार जान रहे हैं कि इस वक्त रूस से लोहा लेने के लिए यूक्रेन को लगातार डटे रहना है। ऐसे में युवाओं की ज़रूरत है, सेना की जाहिर तौर पर ज़रूरत है और इसलिए जो सेना की उम्र है उसको भी घटा रहा है। सेना में भर्ती की उम्र को घटा रहा है यूक्रेन। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। रूस ने अब तक 3 जो जहाज हैं वो गंवाए हैं। ज़रा सोचिए कि रूस जैसा बड़ा देश लगातार यूक्रेन पर हमले बोल रहा है और यूक्रेन भी लगातार डटा हुआ है। अब चाहे यूक्रेन को बाहरी मदद ही क्यों ना मिल रही हो, लेकिन सर्वाइव कर रहा है यूक्रेन और लगातार रूस के साथ में लड़ रहा है, फाइट कर रहा है और डटा हुआ है। क्रीमिया में रूसी नौसैनिक बेस पर इस बार निशाना। पुतिन को एक बड़ा झटका। यूक्रेन के हमले में रूसी ड्रोन वाहक को तबाह हुआ। सेना में भर्ती की उम्र जो यूक्रेन है वो घटा भी रहा है। मतलब अलग अलग तरीके से यूक्रेन भी रूस को जवाब देने के लिए अपने प्रयास कर रहा है। क्रीमिया में रूसी नौसैनिक बेस पर
इस बार निशाना पुतिन को, इसीलिए बड़ा झटका इसे माना जा रहा है। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के पहले इसी बीच अखबारों की अगर हम बात करें तो एक और खबर यहाँ पर दिखाई गई। दरअसल अब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है और इसको लेकर लगातार बयानबाजी हो रही, राजनीति लगातार इसको लेकर गर्म है। अगर हम बात करें जनसत्ता की तो फ्रंट पेज पर एक खबर है जिसमें लिखा हुआ है, रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाएंगे सीताराम येचुरी, बीजेपी का तंज, जिन्हें भगवान राम बुलाएंगे वही शामिल होंगे। ये दरअसल इसको लेकर बयानबाजी लगातार जारी है, बयानबाजी इसको लेकर हो रही है। लेकिन इसमें बयानबाजी की अगर बात करें तो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे सीताराम येचुरी। उन्होंने कहा कि मंगलवार को ये कहा कि उनका मानना है कि धर्म एक व्यक्तिगत मामला है, आपको जाना है या आपको नहीं जाना। उन्होंने ये भी कहा बीजेपी क्योंकि लगातार इस पूरे मामले पर हमलावर है, बीजेपी इसमें ये कहती है कि जिसको भगवान श्री राम बुलाएंगे उसका ही बुलावा होगा, वही जाएगा। इसके पहले भी हमने देखा किस तरीके से बयानबाजी लगातार हो रही थी। ये कहना था कि अगर हमें बुलाया जाएगा तो हम जाएंगे, नहीं बुलाया जाएगा हम नहीं जाएंगे, और नहीं तो हम बाद में जाएंगे। तो कुल मिलाकर बयानबाजी इसमें लगातार जारी है। दरअसल विप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल, उनके द्वारा एक्स पर लिखा गया कि सीताराम वाले सज्जन अयोध्या नहीं आएंगे। ये एक्स पर लिखा गया। राजनीतिक विरोध समझ में आता है, लेकिन अगर किसी को उनके नाम से इतनी घृणा है तो केवल कम्युनिस्ट हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले में बयानबाजी लगातार जारी है। अच्छा पलक, क्योंकि हम अयोध्या की बात करें, इस भी दर्शकों को बता दें कि लगातार पल पल की अपडेट भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखाएगा ग्राउंड जीरो से। इस बीच 14 जनवरी से 100 फ्री सिटी बसेस दौड़ेंगी और यह ऐलान किया गया है अयोध्या के लिए। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही अयोध्या वासियों के लिए सिटी बसों का तोहफा यहां पर उनको मिलता हुआ नजर आ रहा है। साथ साथ में एक स्वच्छता का बड़ा पैगाम भी यहां पर अयोध्या नगरी देती हुई नजर आएगी। अब ये जानकारी दी गई है कि 70 एकड़ के 75% हिस्से में, यानी कि 75% जो राम जन्मभूमि का एरिया है उसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रीनरी नजर आएगी, और इसीलिए स्वच्छता का पैगाम और ग्रीनरी का पैगाम भी यहां पर अयोध्या नगरी देती हुई नजर आएगी। साक्षी, आपने सही कहा, इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार की जो तैयारियां हैं वो दिव्य हैं, भव्य हैं। तस्वीरें जो वहां से आएंगी वो भी बिल्कुल वैसी ही होंगी। आगे बढ़ते हैं। जजों की नियुक्ति का पूरा मामला, दरअसल कोई एमओपी एक्शन केंद्र के पास लंबित नहीं है, ये कहा गया। संसदीय पैनल को केंद्र सरकार ने जानकारी दी है। पैनल ने मतभेद दूर करने की सिफारिश की थी और ऐसे में सुशील मोदी की अध्यक्षता में स्थायी समिति बनी है। और देखिए इस बीच खबरों का सिलसिला तो लगातार जारी है, लेकिन योग भी, क्योंकि प्रीति और मैं कर रहे हैं और बता रहे हैं योग के कई सारे फायदे होते हैं। और देखिए जिस तरीके से सर्दी का मौसम आ रहा है, उस बीच बाहर योग करना, बाहर वॉक के लिए जाना या एक्सरसाइज करना काफी मुश्किल हो जाता है। और प्रीति बाहर तो धुंध की चादर भी है सुबह की, अगर हम बात करें बहुत ज्यादा कोहरा है साक्षी। और जब हम लोग ऑफिस आ रहे थे बिल्कुल तो ड्राइव करने के लिए हम सब ड्राइव करके आ रहे थे तो बहुत सारा दिक्कतों का हम सबको सामना करना पड़ता, कुछ भी विजिबल नहीं था, इवन कुछ भी नहीं दिख रहा था। मुझे तो गूगल मैप के जरिए आना पड़ा क्योंकि जो नहीं पता चल रहे थे, इतनी ज्यादा स्थिति खराब थी। लेकिन जिम्मेदारी के लिए यहाँ पर आना पड़ता है। और उस बीच योग के बारे में हम क्योंकि दर्शकों को हर खबर हमें बतानी और है, साथ साथ में योग भी बताना है और योग के बारे में भी जानकारी देनी है। तो इसलिए लगातार योग करिए और घर में रहकर इंडोर योग से आप स्वस्थ भी रह सकते हैं। और इसी के साथ में अगली खबर का रुख करते हैं। आपको जानकारी दे दें कि हिंदी फिल्मों ने इस साल 11,000 करोड़ रुपए कमाए कुल मिलाकर। ये रिकॉर्ड बना है नया रिकॉर्ड। 11,000 करोड़ से ज्यादा यहाँ पर कमाई की गई है। जवान मूवी हुई, पठान मूवी हुई, गदर 2 हुई या फिर एनिमल ने सारे रिकॉर्ड इस बार बॉलीवुड के तोड़ दिए। इन चारों फिल्मों का कलेक्शन कुल मिलाकर 500 करोड़ से ज्यादा है। आर मैक्स मीडिया ने कमाई पर यह रिपोर्ट जारी की है। तो ये खुशी की खबर भारतवासियों के लिए, क्योंकि लगातार नए रिकॉर्ड भारत अपने नाम दर्ज कर रहा है। उस बीच फिल्म इंडस्ट्री भी कहीं पीछे नहीं है। 11,000 करोड़ से ज्यादा की कुल मिलाकर कमाई की। और देखिए ये सारी सुपरहिट मूवीज थी, जवान हुई, पठान हुई, गदर 2 हुई, एनिमल हुई। इन सभी मूवीज ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की और उसी का नतीजा है कि एक नया रिकॉर्ड भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ने अपने नाम किया है। और यही दैनिक भास्कर की क्योंकि खबर है, दैनिक भास्कर मेरे पास है, एकदम लास्ट पेज पर हेडलाइन है, हिंदी फिल्मों ने इस साल 11,000 करोड़ से ज़्यादा का रिकॉर्ड कायम किया। और मैक्स मीडिया ने कमाई पर यह रिपोर्ट जारी की जिसमें बताया गया है कि 11,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कारोबार किया। और 2019 से उत्तर में दक्षिण भारतीय फिल्में लोकप्रिय हुई हैं, इस बात का जिक्र भी इसमें किया जा रहा है। और खबर जयपुर से है जिसका रुख कर लेते हैं। जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई है। सत्ता बदलते ही ईआरसीपी पर काम तेज, गतिरोध टूटने के आसार बने हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश के अफसर शामिल होंगे। संशोधित एमओयू ड्राफ्ट पर भी मंथन होगा। रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के तहत में जो कार्य है वो बढ़ने के आसार हैं। 90% जो लागत है वो केंद्र वहन करेगा और 45,000 करोड़ रुपए का ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है। राजस्थान को देने होंगे केवल 2,500 करोड़ रुपए। 13 जिलों की पेयजल समस्या का इससे समाधान होगा, ये माना जा रहा है। और अब आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर है इसरो से जुड़ी हुई। इसरो 1 जनवरी को लॉन्च करेगा अपना पहला
पोलरिमेट्री मिशन। आपको बता दें, एक्सपोसेट ब्लैक होल न्यूट्रॉन तारों पर रिसर्च ये की जाएगी। ये अंतरिक्ष में भारत की तीसरी ऑब्जर्वेटरी होगी जिसमें रिसर्च किया जाएगा। तो इसरो एक के बाद एक कई कीर्तिमान अपने नाम कर रहा है और अब एक और कीर्तिमान 1 जनवरी यानी नए साल पर इसरो की तरफ से लॉन्च होगा पहला पोलरिमेट्री मिशन। इसमें न्यूट्रॉन पर तारों पर रिसर्च की जाएगी। ये अंतरिक्ष में भारत की तीसरी ऑब्जर्वेटरी होगी। और देखिए, इसी के साथ में अगली खबर का रुख करते हैं। अयोध्या से जुड़ी है खबर, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां तेज हो गई है। मंदिर परिसर के 70% क्षेत्र में हरियाली होगी। और अभी इसी खबर का जिक्र हम कर रहे थे, अखबारों में बताया गया है कि 392 खंबे और 732 मीटर का होगा परकोटा। इस बीच प्राणों की आहुति देने वालों के लिए स्मारक बनाया जाएगा। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव ने इस बात की जानकारी दी है। 17 जनवरी को भगवान राम की मूर्ति का जल अभिषेक शुरू होगा। सूर्य के जल अभिषेक के बाद में सरयू में, माफ कीजिएगा, जल अभिषेक के बाद में मंदिर में ये पहुंचेगी। और चलिए यहाँ पर रुक रहे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबर भी और योग भी। प्रस्तुत करता है घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें।